Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 50 क्वेश्चंस फ्रॉम योर मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक। ये 50 क्वेश्चंस कोई स्पेसिफिक टॉपिक या चैप्टर से नहीं बल्कि आपके पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस से हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड आपकी प्रॉपर प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि अभी तक हम 10 क्वेश्चंस एवरीडे कर रहे थे और हम 500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस। तो यहाँ हम कंप्लीट कर लेंगे आज 550 क्वेश्चंस। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक एंड प्रैक्टिस कीजिए ये 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज which of the following are correct statement related to stock and flow। तो सबसे पहली चीज दो हमारे पास टर्म्स आई हैं, स्टॉक एंड फ्लो। इसका मीनिंग हम समझते हैं। स्टॉक ऐसा वेरिएबल जिसे हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जैसे कि वाटर इन द टैंक, आपका बैलेंस इन योर अकाउंट, या देश का वेल्थ, या मनी सप्लाई, ये सब स्टॉक कॉन्सेप्ट्स हैं क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं कि मान लो एज ऑन 31 मार्च आपका अकाउंट में बैलेंस कितना है, या कंट्री के अंदर कितना मनी सप्लाई है, या कितना स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल है, या देश का वेल्थ कितना है, ये हम मेजर कर सकते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। दीज आर स्टॉक कॉन्सेप्ट्स। जबकि जो फ्लो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होता है, जैसे एक साल, एक महीना, एक हफ्ता, एक दिन। जैसे आपकी सैलरी, आपके एक्सपेंडिचर्स ओवर अ वीक, आपकी सैलरी फॉर अ मंथ, या देश की नेशनल इनकम फॉर अ ईयर। तो ये क्या है? ये हमारे फ्लो कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो देखिए जरा, फ्लो आर डिफाइंड ओवर ऑन 1 जनवरी। फ्लो ऑन 1 जनवरी नो, क्योंकि फ्लो इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एट अ पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जांपल है। फ्लोज आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यस दिस इज ट्रू। फ्लोज एंड स्टॉक्स आर डिफाइंड एज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नो, बट दे आर इंटरडिपेंडेंट। स्टॉक आर डिफाइंड फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, नो, क्योंकि स्टॉक टाइम पीरियड के लिए नहीं है। स्टॉक आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यस। तो द राइट स्टेटमेंट्स आर बी एंड ई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बी एंड ई इज द राइट वन। ए एंड डी, सी एंड ई, ए एंड बी ये गलत। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is true about autonomous transactions। so देखिए, बीओपी के अंदर यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो तरीके की ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। एक होती है ऑटोनमस, एक होती है अकोमोडेटिंग। ऑटोनमस ट्रांजेक्शन्स वो हैं जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती हैं। ठीक है, जबकि जो हमारी अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स है वो अकाउंट का अगर आपका इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए होती है। तो ऑटोनमस आइटम्स क्योंकि ऐड होती हैं तो उसको हम अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम्स क्योंकि बैलेंस करने के लिए एक एडजस्टमेंट की तरह एंटर की जाती है तो वो बिलो द लाइन आइटम्स बोली जाती हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है अबाउट ऑटोनमस आइटम्स। ओके, तो दीज आइटम्स आर डन टू करेक्ट द इम्बैलेंस ऑफ बीओपी अकाउंट, नो, क्योंकि वो तो हमारी अकोमोडेटिंग आइटम्स होती है। बिल्कुल ठीक। दीज आर ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन आइटम्स, नो, क्योंकि वो भी अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं, इन्हें हम अबव द लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये अबव द लाइन आइटम्स हैं। These only occur in capital account of BOP, no, क्योंकि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के लिए दोनों में एंटर की जाती हैं। ये करंट अकाउंट में भी होती हैं और कैपिटल अकाउंट में भी होती हैं। BOP is said to be in surplus if autonomous receipts are greater than autonomous payments। BOP भी एक अकाउंट है, एक स्टेटमेंट है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट या रिसीट्स एंड पेमेंट्स का। तो हम यही मानते हैं कि अगर रिसीट्स वैसे ही ज्यादा होंगी किसी भी पेमेंट से तो हम हमेशा सरप्लस में ही है। तो यानी कि राइट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a method of estimating national income। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के क्योंकि हम ट्रिपल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर आप नहीं जानते, वैसे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन जब हम नेशनल इनकम के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे थे तब भी समझाया था, ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेन मेथड्स होते हैं। वन इज वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम आउटपुट मेथड भी बोलते हैं। सेकेंड इज अवर इनकम मेथड, जिसको हम फैक्टर इनकम मेथड भी बोलते हैं। थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर मेथड है। तो देखिए जरा,
वैल्यू एडेड मेथड है, ट्रू है बिल्कुल। इनकम मेथड भी होता है, एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है, इन्वेस्टमेंट मेथड कोई मेथड नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एक्सपेंडिचर ही है, वो हम इसके अंदर ही कवर कर लेते हैं, राइट। तो हमारा राइट आंसर फिर क्या होना चाहिए? अब राइट आंसर इज सॉरी डी ऑप्शन, दैट इज इन्वेस्टमेंट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी सप्लाई मीन्स, तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है? मनी सप्लाई इज अ स्टॉक ऑफ मनी, इज अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल विद द पीपल ऑफ द कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो सारी की सारी मनी हो सकती है, इसमें अंदर करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, सब कुछ कवर होगा। तो देखिए जरा, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द बैंक्स, टोटल स्टॉक ऑफ, ये टोटल स्टॉक ऑफ मनी, सिर्फ नोट्स नहीं होते, कैश बैलेंसेस सिर्फ गवर्नमेंट एंड बैंक्स के लिए, अरे गवर्नमेंट का तुम काउंट भी नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट इज अ सप्लायर, ठीक है ना। दूसरी चीज, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन, हम बैंकिंग नेटवर्क के भी काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। एंड जब भी आप मनी सप्लाई मेजर करते हो, तो मनी सप्लाई के अंदर जिनको जरूरत है, दोज हु डिमांड मनी, हम उनको इंक्लूड करते हैं, बल्कि दोज हु सप्लाई मनी, दोज हु आर क्रिएटर्स, दोज हु आर प्रोवाइडर्स ऑफ मनी या प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, उनको हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पब्लिक की बात ही नहीं हो रही है। टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट, दिस इज द राइट आंसर। करेंसी मनी नो, राइट आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। आगे फिफ्थ क्वेश्चन, a government budget is prepared for a fiscal year running from, तो गवर्नमेंट बजट जो एक साल के लिए बनाया जाता है, फॉर अ फिस्कल ईयर बनाया जाता है, वो कब से कब तक रन करता है? तो ये रन करता है रनिंग फ्रॉम 1st April to 31st March। तो 1st January to 31st December, नो। 1st April to 31st December, नो। 1st April to 31st March, yes। 1st January, नो। राइट आंसर इज सी ऑप्शन। अ कैलेंडर ईयर नहीं होता, ये एक सॉरी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Keynes' book General Theory of Employment in Trust and Money was published in 1935, 1940, 1936, 1945. The right answer is 1936. This book, that is General Theory of Employment in Trust and Money, it was published by J.M. Keynes, John Maynard Keynes, Mr. John Maynard Keynes के द्वारा in 1936 में, क्योंकि ये बुक पब्लिश की गई थी जब द ग्रेट वर्ल्ड डिप्रेशन आया था हमारा 1928 से लेके 1935 तक ये ऑलमोस्ट रहा था। तो तब ये बुक उसकी ही जो एनालिसिस से या मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो हमें नई मिली, तो वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने जो आज भी हम फॉलो करते हैं, वो हमें इसी बुक से मिलते हैं, जो कीन्स ने 1936 में पब्लिश की थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, NI means national income is equals to domestic income। देखिए, नेशनल इनकम जो है, ये समझने वाली बात है कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में जो फर्क होता है, ये फर्क होता है हमारा NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। ये है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइडर कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक इनकम आप कह सकते हो घरेलू इनकम हमारे देश की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी की, दैट इज अब डोमेस्टिक इनकम, यानी कि आप ये कह सकते हो ये नैरो कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट बनाना है, तो आप कुछ ना कुछ ऐड करोगे। तो हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC, डोमेस्टिक इनकम का मतलब NDP एट FC प्लस NFIA। अब ये और ये इक्वल कब होंगे? मान लो ये 100 रुपीज, तो ये भी 100 रुपीज, प्लस 0 करोगे तो 100 ही रहेगा। तो यानी कि when net factor income from abroad is positive, no, अगर मैं 20 ऐड कर देती हूँ तो 120 हो जाएगा। NFI is negative, अगर मैं -20 ऐड करती हूँ तो 80 हो जाएगा। NFI is 0, yes, मैं 0 जब ऐड करूंगी तब मेरा जो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम है वो इक्वल रहेंगे। None of these is not the answer. Right answer is C option. Our next question.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल? हमें फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। अल्टीमेटली हमें स्टॉक वेरिएबल बताना है, ठीक है। नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर। पहली बात तो ड्यूरिंग अ ईयर पहली बार हो गया क्योंकि ये तो फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम ये पूरे ईयर की मेजर की जाती है, फ्रॉम 1 अप्रैल 31 मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है, एक टाइम पीरियड की है ये। तो राइट आंसर इज नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मेजरेबल है। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर परचेस्ड बाय अ कन्फेक्शनरी शॉप इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एक कन्फेक्शनरी शॉप है जिसने एक रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, वो किसकी एग्जांपल है? तो देखें, फाइनल गुड की, कैपिटल गुड, इंटरमीडिएट गुड, बोथ ए एंड बी। फाइनल गुड, final good is a good that has crossed the boundary line of production and no value addition is due on that. तो देखिए रेफ्रिजरेटर एक फाइनल गुड है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना, कोई रीसेल नहीं करना, कोई सॉरी ना, उसकी कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं आगे पड़ी, वो बिल्कुल कंप्लीट है, उसका प्रोडक्शन ओवर हो चुका है, कोई वैल्यू एडिशन बाकी नहीं है, तो दैट इज फाइनल गुड, ठीक है। कैपिटल गुड, अब रेफ्रिजरेटर कैपिटल गुड की डेफिनेशन क्या है? हाई वैल्यू होनी चाहिए, यस, रेफ्रिजरेटर इज ऑफ हाई वैल्यू। प्रोडक्शन पर्पस के लिए होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोडक्शन, ऑब्वियसली वो उससे सामान बेचेगा, उसमें कुछ भी अगर रखना है लाइक चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, तो सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए ही तो उसने किया, राइट। तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ही उसका मेन पर्पस है, या यूं कह लीजिए कि एक कैपिटल एक फिक्स्ड एसेट है, उसके अलावा हाई वैल्यू है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए भी यूज होती है, तो ये कैपिटल गुड की सारी डेफिनेशन को ये पूरा कर रहा है, उसकी सारी क्वालिटीज को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो रेफ्रिजरेटर है इट इज फाइनल एंड कैपिटल गुड बोथ। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड क्यों नहीं है? रेफ्रिजरेटर एक इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन क्या है कि दैट गुड इज स्टिल इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, बट रेफ्रिजरेटर इज नॉट। या फिर आप उसको रीसेल के लिए ले रहे हो, ये रीसेल के लिए भी नहीं है, तो यानी कि ये इंटरमीडिएट गुड नहीं है, ठीक है। आगे 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? हम किसको इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नो, हम विनफॉल गेन्स को नहीं करते हैं इंक्लूड, ठीक है। क्यों क्यों नहीं करते हैं? देखो, अगर आप ना तो कोई वैल्यू एडिशन करता है तो वैल्यू एडिशन मेथड में नहीं जाता, कोई आउटपुट गेन जनरेट नहीं कर रहा। सेकंड, इनकम मेथड फैक्टर इनकम्स इंक्लूड करती है, फैक्टर इनकम ही नहीं है ना। तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर मेथड में आ नहीं सकता क्योंकि एक्सपेंडिचर भी नहीं है। तो ऑब्वियसली हम विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, हमारे लिए विंडफॉल गेन है, हम इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। मिल्क परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप, डेयरी शॉप ने जो मिल्क लिया है वो एक तरीके का इंटरमीडिएट गुड है क्योंकि उसको आगे बेचेगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। नेशनल डेट इंटरेस्ट, तो नेशनल डेट इंटरेस्ट भी एक फैक्टर पेमेंट नहीं बल्कि एक ट्रांसफर पेमेंट है, तो ये तीनों ही इंक्लूड नहीं होते। द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट पेयर ढूंढना है कि ए के सामने जो फर्स्ट है, बी के सामने सेकंड है, कौन सा पेयर करेक्ट है। तो फाइनल गुड्स, गुड्स विच आर यूज फॉर रीसेल, नो, वो तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, तो ये बाहर गया। इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स विच आर यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, नो, वो कैपिटल गुड्स होते हैं, ये कैपिटल गुड्स होते हैं। consumption goods, goods which satisfy the wants of consumers directly, yes, consumption goods yani ki consumer goods are the goods which are ready to be used by the final consumers, which will satisfy the wants of consumers directly, to ye hote hain consumption goods, theek hai। capital goods which do not help in the production, no, capital goods help in the production of other goods and services, right। तो ये भी बाहर, ये भी बाहर। the right answer is C के सामने जो थर्ड है, एक बार ऑप्शंस देखते हैं। चलिए, ए के सामने फर्स्ट रॉन्ग, बी के सामने टू भी गलत, सी के सामने थर्ड इज राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग। द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which out of the following is a monetary measure to correct deficient demand? deficient demand का मतलब when aggregate demand at the full employment level is less than the aggregate supply at the full employment level, या आप यूं समझ लीजिए कि aggregate demand जो full employment level पे होनी चाहिए उससे कम है, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, या यूं कह लीजिए एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब डेफिशिएंट डिमांड यानी कि लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड,
इसको करेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? मॉनिटरी मेजर बताना है पहली बात। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पहली बात तो ये फिजिकल मेजर है, पर मैं फिर भी बता देती हूँ कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाती है तो मनी, तो मार्केट के अंदर खर्चा अगर सरकार कम करेगी तो मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। मनी की सप्लाई कम होगी क्योंकि जब सरकार खर्चा करती है तो मनी रिलीज होती है ना इकोनॉमी के अंदर। तो जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो परचेजिंग पावर और कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड और कम हो जाएगी। तो ये वैसे भी गलत है अगर ये फिजिकल मेजर भी पूछा होता। ठीक है। इंक्रीजेस बैंक रेट, यस दिस इज अ मॉनेटरी मेजर, पर देखें क्या ये ठीक है? अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा, लोन लेने का खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ेगा तो लोन्स की डिमांड, क्रेडिट की डिमांड कम होगी, मनी के सप्लाई में शॉर्टेज आएगा, उल्टा डिमांड और कम हो जाएगी। तो ये भी गलत है। अगर ये डिक्रीज होता तो ये सही था। लोअरिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, व्हाट इज मार्जिन? Margin is the difference between the the value of the money value of the loan, या आप कह सकते हो credit, and the value of the asset जो आपने इसको as a security रखा है। मान लीजिए आपने 10 lakhs का लोन लेने के लिए 12 lakhs के प्लॉट को आपने as a security रख दिया, तो 2 lakhs is the margin, क्योंकि हमेशा हमें जो लोन की वैल्यू होती है उससे ज्यादा वैल्यू की सिक्योरिटी बैंक को देनी होती है। ठीक है। अगर ये मार्जिन कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है अब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो भी कम हो जाएगी। पहले आप 4 लाख के मार्जिन से देते थे, अब आप 2 लाख के मार्जिन से दे रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी क्रेडिट की, मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो डेफिशिएंट हुई हुई डिमांड है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, लोग डिमांड बढ़ाएंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। तो द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following expressions is correct? तो बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है। के मीन्स इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये आपको बताता है कि जब भी आप इकोनॉमी के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो या चेंज करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट को चेंज करने से इनकम में कितना परसेंट चेंज आ जाता है। ठीक है, तो कितना चेंज आता है, क्योंकि इनकम कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है उससे, तो कितना टाइम्स चेंज आ सकता है, ये रेशियो हमें हमारा के यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझाता है। तो देखें, के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यस, क्योंकि के इक्वल्स टू ये बताता है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट के कारण कितना इनकम चेंज होता है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, राइट आंसर। 1 अपॉन एमपीएस माइनस 1 रॉन्ग, 1 अपॉन एमपीसी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एमपीसी होता है उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है। तो इसका आंसर क्या बनता है? अदर फॉर्मूला इज k over 1 upon 1 minus MPC, सॉरी, यानी कि k equals to 1 over MPS। सेविंग से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये गलत हो गया। k equals to चेंज, ये भी गलत। राइट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following value may be negative? कौन सी वैल्यू इनमें से नेगेटिव हो सकती है? देखिए, कोई भी वैल्यू अगर मान लो मुझे MPC नेगेटिव करना है तो उसका न्यूमिनेटर में भी नेगेटिव होना जरूरी है। जैसे -10/5 तो वो -2 आएगा। राइट, क्लियर? अब MPC यानी कि एडिशनल यूनिट, एडिशनल जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जो एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन है, अगर ये माइनस में हो जाए, ये माइनस में हो ही नहीं सकता क्योंकि कंजम्पशन का चेंज कभी माइनस में नहीं होता। राइट, आगे देखते हैं। एमपीएस, ऐसी ही एडिशनल यूनिट पे सेविंग भी कभी माइनस नहीं होता। ये नहीं हो सकता कि आप एडिशनल यूनिट पे माइनस में सेव कर रहे हो। राइट, तो ये भी नहीं है। एपीएस, अब एपीएस का मतलब क्या है कि ऊपर जो टोटल वैल्यू है, ठीक है, जो टोटल वैल्यू है, जैसे मान लो माइनस, एपीएस का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सेविंग्स, सॉरी, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम। राइट, या यू कह लो सेविंग्स ओवर इनकम। अब सेविंग्स तो नेगेटिव हो सकती है ना जब कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम। राइट, तो जब सेविंग्स नेगेटिव हो सकती है, मान लो मेरी -50 की सेविंग्स है, मान लीजिए मेरी जो इनकम है वो 100 रुपीज है, ठीक है, मेरी जो कंजम्पशन है
वो 120 की है, तो ऑब्वियसली मेरी सेविंग्स कितनी है, -20 की है। तो अगर मैं सेविंग्स को -20 को जब डिवाइड करूंगी इनकम के साथ, तो मेरा आंसर माइनस में ही आएगा, राइट? तो APS इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The part of LRR, legal reserve ratio, kept by the banks themselves is called. जो बैंक्स अपने पास रखें दैट इज नॉन एज स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और जो आरबीआई के पास रखें दैट इज नॉन एज कैश रिजर्व रेशियो। तो देखें जरा, एसएलआर राइट आंसर, सीआरआर नो, क्योंकि वो आरबीआई के पास रखा जाता है। रेपो रेट नो, ये भी एक तरीके का इंटरेस्ट है जो बैंक चार्ज करता है, ठीक है, ऑन गिविंग लोन्स। नन ऑफ दिस तो आंसर ही नहीं है, आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct with reference to Ministry of Finance? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? देखें, इट इश्यूज कॉइन्स ओनली, नो, ये कॉइन्स के साथ साथ 1 रुपी नोट भी इशू करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। इट इश्यूज ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी नोट्स, नो, क्योंकि ये जो बाकी के करेंसी नोट्स हैं, कोई भी 10, 20, 50, 100, 200 वाले, 5 रुपए वाले, ये आरबीआई इशू करता है। It issues 1 rupee note in coins. This is right. It issues only, no. The right answer is C option. Next question. In the context of commercial banks, which of the following alternatives is correct? इन 4 alternatives में से commercial banks के context में कौन सा alternative correct है? तो देखें, deposits are liabilities of banks. Yes, it is right. क्योंकि बैंक्स पे जो भी हम पैसा डिपॉजिट करवा के आते हैं, बैंक के पास, अगर मान लो मैं बैंक हूँ, आप लोग मुझे जो भी डिपॉजिट दे के जा रहे हो मेरे पास, वो मुझे आपको रिटर्न करना है, वो आपकी मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे सब आपको रिटर्न करना है, राइट? तो देखें, डिपॉजिट्स आर लाइबिलिटीज ऑफ बैंक्स, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कमर्शियल बैंक्स आर क्रिएटर ऑफ मनी, यस दे आर सप्लायर ऑफ मनी, ये क्रिएशन करते हैं, ट्रू। Commercial banks accept deposits of the general public, तो commercial banks general public से deposits accept करते हैं, बिल्कुल करते हैं commercial banks, true। accept deposits of World Bank for agriculture and no, ये नहीं करता, ये RBI करता है, ठीक है? तो 1, 2, 3 statements are correct. तो 1 and 2 no, 2 and 3 no, 1, 2 and 3 yes, 1 and 4 no. The right answer is C option. Next question. Dash is the cash deposit of people with the commercial banks in different deposit accounts. जब हम लोग बैंक्स में पैसा जमा करवाते हैं इन कमर्शियल बैंक्स इन डिफरेंट डिपॉजिट अकाउंट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट, बिल्कुल। इनिशियल डिपॉजिट, डेरिवेटिव। देखो, डेरिवेटिव डिपॉजिट हम इसे नहीं बोलते, ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं, जो ये डेरिवेटिव डिपॉजिट्स होते हैं, जो बैंक्स क्रेडिट के थ्रू क्रिएट करते हैं, लोन्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट्स, यानी कि उन्हें ही हम डेरिवेटिव डिपॉजिट बोलते हैं। अब प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल, दे आर सेम, ठीक है? तो राइट आंसर इज डी। जो पैसा हम लोग बैंक्स में जमा करवाते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट मनी, ठीक है? या डिपॉजिट, सॉरी, अपना प्राइमरी डिपॉजिट मनी आप कह सकते हो, प्राइमरी डिपॉजिट्स, इसी का ही दूसरा नाम है इनिशियल डिपॉजिट्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a feature of commercial banks? तो commercial banks की feature हमें बतानी है। They accept deposits and grant loans, create money, financial institution, all of these. ऐसा नहीं करना कि yes, ऊपर ही देख लिया कि commercial banks है, हाँ हाँ commercial banks तो deposits accept करते हैं, लोन देते हैं, चलो जी correct answer वहां पे A पे सर्कल कर दिया, गलत। कभी भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन में all of these भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो create money भी सही है, मनी क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, तो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज डी ऑप्शन, सॉरी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? देखिए, मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है, नो, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। Other deposits with RBI is one of the component of M1 measure of money supply, right? जो M1 measure of money supply है उसे हम बोलते हैं C plus DD plus OD. Currency held with the public, demand deposits held with commercial banks, OD held with RBI.
ये ट्रू है स्टेटमेंट। डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक्स इज नोन एज बैंक मनी, यस उसे बैंक मनी बोलते हैं। तो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर ही पता लग गया कि बी ट्रू है। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was RBI nationalized in India? RBI कब नेशनलाइज्ड हुआ था? नेशनलाइजेशन का मतलब जब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट अपने अंडर ले ले। जैसे कि जब गवर्नमेंट वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में जाती है तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, और जब प्राइवेट गवर्नमेंट के अंडर जाती है तो उसे हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं। ये कब हुआ था? 47, 48, 49, 50। द आंसर इज 49। द आंसर इज 1949 में हमारा जो आरबीआई वो नेशनलाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is issued by RBI? RBI क्या इशू करता है? RBI सारे नोट्स इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। कॉइन्स इशू नहीं करता, आउट। दिस इज ऑल्सो आउट। यस, 10 रुपी नोट इज इशूड बाय RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the correct pair from column 1 and column 2 and choose the correct alternative, ठीक है। SLR fixed by commercial bank, no, it is fixed by RBI. Cash reserve ratio fixed by the RBI, yes, this is true. M1 broad measure, नहीं, broad measure is M4, this is बहुत ही narrow measure of money supply, ठीक है। lender of last resort function of, no, function of RBI है, तो ये भी गलत। The right answer is B2. This is wrong, this is right, this is wrong, this is wrong. Right answer is B option. Next question. A government budget is prepared for a fiscal year running from 1st January to 31st December, 1st April. तो गवर्नमेंट बजट किस साल के लिए प्रिपेयर किया जाता है? 1st January to 31st December, 1st April to 31st December, 1st April to 31st March. Yes, 1st April to 31st March. This is the right answer. वैसे हम ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन पीछे भी करके आए हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements is true? एक ट्रू स्टेटमेंट हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। Loans from IMF is a revenue receipt. No, it is not a revenue receipt. क्यों? Revenue receipt का definition क्या है? कि revenue receipt is a receipt which neither creates liability nor reduces assets of the government. तो देखिए, लोन्स फ्रॉम IMF, लोन है, ये तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, ये तो कैपिटल रिसीट हो गया। रॉन्ग स्टेटमेंट। हायर रेवेन्यू डेफिसिट नेसेसरीली लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हायर हो दैट डजंट मीन के हायर फिस्कल डेफिसिट भी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड हो जाते, क्या पता वो सेटल हो जाए, तो ये भी गलत। Borrowing by a government represents a situation of fiscal deficit. Yes, true. क्योंकि जब आप fiscal deficit निकालते हो तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं total expenditures, budgetary expenditures minus, यहाँ पे budgetary लिख देती हूँ, budgetary expenditures minus budget receipts other than borrowings. तो borrowings count नहीं करते. That means कि fiscal deficit shows the borrowing requirements of the government. So the right answer is C option. Revenue deficit is excess of capital receipts over the revenue receipts. No, it is revenue expenditure over the revenue receipts. ठीक है? Right answer is C option. Okay, next question. The government plans to impose high taxes on tobacco products. The main objective of government here is, कहते गवर्नमेंट प्लान करती है टू इम्पोज हाई टैक्सेस ऑन टबैको प्रोडक्ट्स और हार्मफुल प्रोडक्ट्स। द मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या है? तो देखिए ऑप्शंस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन। तो देखें यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि डील्स विद द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट लाइक रिसेशन, डिप्रेशन, ये चीजें। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, लोगों को डायरेक्ट पार्टिसिपेट करवाना भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का नहीं है। तो कंफ्यूजन आती है, क्या मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को सही समझूं या रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को सही समझूं, क्योंकि दोनों में ही टैक्सेस एंड सब्सिडीज का इस्तेमाल किया जाता है।
अब जहां पे आते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो वहां पे हाई टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं रिच पीपल से, ताकि और लो टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं मान लो पुअर पीपल से, उनको सब्सिडीज दिया जाता है पुअर पीपल को, ताकि इनकम रिचर हैंड्स में ज्यादा ना रह जाए, ठीक है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट होती जाए, अमीरों से लेके गरीबों को उनकी सब्सिडीज दी जाए, तो दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये भी यहाँ पे गलत। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या होता है कि रिसोर्सेज को सही जगह पे एलोकेट किया जाए, इसीलिए जहां पे कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है तो वहां पे हाई टैक्सेस लगाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर? तो यहाँ पे हम सही आंसर मानेंगे ऑप्शन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑफ पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो सरकारी अंडरटेकिंग्स है उनका जो प्रॉफिट है वो क्या है? It is a tax receipt? No. Tax receipt is a receipt which is collected in the form of taxes. तो profit is not a tax यहाँ पे, ठीक है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। पहली बात हो तो आप ये समझिए, एक है हमारे पास रेवेन्यू रिसीट, एक है हमारे पास कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, विच neither creates liability nor reduces assets. ऐसे ही कैपिटल रिसीट either reduces assets or creates liability on the government. ऐसे ही रेवेन्यू रिसीट्स दो तरीके की होती हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स और अदर देन टैक्स, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑफ पीएसयूज। तो पीएसयूज के जो प्रॉफिट्स हैं, क्या वो कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं? नहीं। क्या कोई एसेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं? नहीं। तो राइट आंसर इज, क्यों, कैपिटल तो नहीं है, वो रेवेन्यू है। अब रेवेन्यू में क्या वो टैक्स की फॉर्म में है? नहीं, तो ए ऑप्शन भी आउट। नॉन टैक्स की फॉर्म में है? यस, तो इट इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। Next question, progressive tax is a tax which is charged at a decreasing rate when income of an individual increases. पहले हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। Progressive tax यानी कि where tax rate increases with increasing tax base। जैसे कि मान लो इनकम टैक्स, अगर इनकम इंक्रीज होगी टैक्स बेस इंक्रीज होगा, इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो रेट भी इंक्रीज होगा, हायर इनकम वालों पे हायर टैक्स और लो रेट वालों पे लो टैक्स, राइट। तो इसीलिए ये पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे चार्ज एट अ डिक्रीजिंग रेट व्हेन इनकम इंक्रीजेस, नो। चार्ज एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन इनकम इंक्रीजेस, यस। Fixed percentage? No. वो proportionate है. None of these. Right answer is B option. Which of the following is a non-capital receipt of the government? Non-capital receipt. तो देखें, अब receipt तो दो ही तरह की होती है। ये हमसे पूछ रहे हैं नॉन कैपिटल रिसीट, तो ऑब्वियसली ये हमसे क्या पूछ रहे हैं फिर? रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो देखें, फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये रेवेन्यू रिसीट है, बिल्कुल ये रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ना तो अब देखो, हम जब कोई रूल तोड़ने का, मान लो हमने कोई रेड लाइट क्रॉस किया तो हम पे फाइन लगता है, हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए रिसीट है। पर क्या वो रिसीट गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी इंक्रीज करती है? नो। कोई एसेट रिड्यूस करती है? नो। तो वो रेवेन्यू रिसीट हुई, बिल्कुल सही। ग्रांट्स, ग्रांट्स भी रेवेन्यू रिसीट्स है। एस्चीट, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। In which of the following ways a deficit in budget can be financed? तो जब भी, अब बजट डेफिसिट कब आता है? तो देखिए, बजट या तो बैलेंस्ड है या फिर बजट अनबैलेंस्ड है। बजट जब बैलेंस्ड है तो बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर्स इक्वल है। जब अनबैलेंस्ड है तो बजट रिसीट्स,
एंड बजट एक्सपेंडिचर्स इक्वल नहीं है। तो यानी कि जब बजट रसीट्स कम है बजट एक्सपेंडिचर से, या तो फिर बजट रसीट्स ज्यादा है बजट एक्सपेंडिचर से, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बजट डेफिसिट। ठीक है, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बजट सरप्लस, सॉरी, यस, तो बजट सरप्लस। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि यहां से इन चारों में से कौन सा ऐसा वे है जहां हम डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं। फाइनेंस मतलब मान लीजिए कि जो रिसीट्स है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास रिसीट्स है 80 करोड़ की और एक्सपेंडिचर्स है मान लीजिए 100 करोड़ के। अब 20 करोड़ का शॉर्टेज है, डेफिसिट है, तो इसको हम कैसे फाइनेंस कर सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं 20 करोड़? तो देखें, हम आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम पब्लिक से बोरो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी सरकार पब्लिक से बोरो भी कर सकती है। तो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं, न्यू करेंसी नोट्स इशू करना, या फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले लेना, पर या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ले लेना। पर इसके इस हर मेजर के अपने ही प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ठीक है, वो अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए सिर्फ इतना देखेंगे कि ये दीज बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द गवर्नमेंट। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। Which of the following is a source of capital receipt? तो कैपिटल रिसीट का सोर्स कौन सा है? कैपिटल रिसीट मींस which either creates liability or reduce asset। तो देखें कौन सा कैपिटल रिसीट का सोर्स हो सकता है। तो फॉरेन डोनेशंस, जब डोनेशन आती है ना, डोनेशन रेवेन्यू रिसीट है क्योंकि लायबिलिटी साथ नहीं लेके आती। ठीक है, डिविडेंड्स, डिविडेंड्स भी रेवेन्यू रिसीट है। डिसइन्वेस्टमेंट, यस डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब जब गवर्नमेंट अपनी कोई, मान लीजिए कोई कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन से अपने शेयर्स को विड्रॉ कर ले या सेल कर दे, आउटराइट सेल कर दे किसी प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, यानी अपना शेयर बाहर निकाल, पैसा लगाना इज इन्वेस्टमेंट, पैसा बाहर निकालना है डिसइन्वेस्टमेंट। जब सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो शेयर्स कम होंगे, यानी कि खत्म भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो एसेट रिड्यूस होगा, वो कैपिटल रिसीट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस। तो देखिए जरा थोड़ा सा डिटेल में ये वाला कॉन्सेप्ट भी। अब डेफिसिट भी तीन तरह का है हमारे पास। ये जो बजट डेफिसिट है ये 3 टाइप्स का है। फर्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स। तो यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ऐसे ही सेकंड है फिस्कल डेफिसिट। तो इसका फॉर्मूला है टोटल बजट एक्सपेंडिचर्स minus budget receipts but other than borrowings। ऐसे ही थर्ड भी है प्राइमरी डेफिसिट, जहां पे प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। वैसे हम ये तीनों चीजें डिस्कस कर चुके हैं जब हम अपने 10 क्वेश्चंस एवरीडे कर रहे थे, पर फिर भी जो भी स्टूडेंट ये वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है तो ये उसके लिए, ठीक है, आप बाकी सबके लिए भी है, रिवीजन के लिए। पर चलिए देखते हैं सर इसके लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन इज रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रसीट्स बट अदर देन बोरोइंग्स, राइट। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ फिर, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बजट एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट रसीट्स का मतलब रेवेन्यू रिसीट्स
प्लस कैपिटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग्स, क्योंकि बोरोइंग्स कैपिटल रिसीट है, ठीक है। तो अब जरा हम देखते हैं क्वेश्चन। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल दिस बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट्स बनता है ना, तो रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। कैपिटल रिसीट्स लेनी है पर अदर देन बोरोइंग्स वाली लेनी है, तो यानी कि एक बार ऑप्शन देखें, कैपिटल रिसीट्स सिर्फ नहीं है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, जिसने डेट क्रिएट कर दी वो तो बोरोइंग्स को साथ में ले रहा है, तो वो भी नहीं होगा। इंटरेस्ट पेमेंट्स नो, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स यस, ये वो कैपिटल रिसीट्स हैं जिनमें बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं है, ये डेट क्रिएटिंग नहीं है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which items are included in the balance of payments? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में विजिबल आइटम्स भी आती हैं, द गुड्स विच आर सीन व्हाइल दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉर्डर्स, जब ये बॉर्डर्स एक्सचेंज करते हैं तो ये दिखाई देते हैं, यानी कि गुड्स, ठीक है। तो विजिबल आइटम्स आती हैं, इनविजिबल आइटम्स भी आती हैं और कैपिटल ट्रांसफर्स भी आते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। वैसे इसको करंट ट्रांसफर्स बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स, तो डिवैल्यूएशन का मतलब जब आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो। डिवैल्यूएशन अकर कहां करता है, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, यानी कि गवर्नमेंट जब रेट फिक्स करती है तब डिवैल्यूएशन हो सकता है। तो देखिए, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, बिल्कुल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूस होगी बाय मार्केट फोर्सेस, नो, इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब मार्केट फोर्सेस के कारण हो तो वो डेप्रिसिएशन होता है। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय गवर्नमेंट, यस दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जापानीज इंपोर्ट मोर गुड्स फ्रॉम इंडिया, देखिए अगर जापानीज इंडिया से इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया के लिए ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स। तो जब भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे तो यानी कि हमारी रिसीट्स ज्यादा होंगी, ठीक है, रिसीट्स ज्यादा और पेमेंट्स कम, तो यानी कि हम सरप्लस में होंगे, तो हमारे बीओपी की कंडीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। तो देखिए, इंडियाज बीओपी विल इंप्रूव, यस। जापान, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, जापान बीओपी विल डिटीरियोरेट, यस। अब जापान अगर ज्यादा इंपोर्ट करेगा तो उसका पेमेंट ज्यादा होगा, उसका बीओपी डिटीरियोरेट करेगा, ओके। India's BOP will deteriorate, no, the answer is D option, both A and B. Next question, there is an inverse relationship between multiplier and, किसके बीच डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप है, तो वैसे हम पढ़ चुके हैं ये चीज पिछले क्वेश्चन में, फिर से देखते हैं। मल्टीप्लायर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है विद एमपीएस, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद एमपीसी, ठीक है। अब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद एमपीसी, क्योंकि जितना ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, जितना ज्यादा लोग अपना मेजर प्रोपोर्शन कंजम्पशन पे लगाएंगे, ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, ज्यादा एमपीसी होगा, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के अंदर उतनी ही इनकम्स भी ज्यादा जनरेट होंगी, राइट। तो एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, जितना लोग ज्यादा सेव करेंगे, एडिशनली सेविंग जितना ज्यादा होगा उतना लोग खर्च कम करेंगे, उससे इनकम भी कम होगी इकोनॉमी के अंदर, राइट। क्रेडिट क्रिएशन, सॉरी, अपना इन्वेस्टमेंट से इनकम भी कम होगी। तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि एमपीएस के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप, एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो देखिए, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the exchange rate determined by the free play of the forces of demand and supply of foreign exchanges, तो वो exchange rate जो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई यानी मार्केट फोर्सेस से डिटरमिन किया जाए, उस एक्सचेंज रेट को हम क्या बोलते हैं, तो देखें, एक्सचेंज रेट अगर गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमिन किया जाएगा
तो इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन किया जाएगा तो इसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, तो देखें, अब मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई फिक्स कर रही हैं, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स गवर्नमेंट के द्वारा होता है। मैनेज फ्लोटिंग में थोड़ा सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन होता है। नन ऑफ दीज नो। ये मैनेज फ्लोटिंग मतलब कर मार्केट फोर्सेस ही तय कर रही हैं, पर गवर्नमेंट के सॉरी पर आरबीआई का साथ में इंटरवेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which out of the following is an indirect tax? तो indirect tax, तो टैक्स देखिए, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिस पे लिवाई किया जाएगा पे भी वही करेगा। समझ आया? लिवाइड ऑन वन पर्सन बट पेड बाय द सेम पर्सन, या आपका इट इज पेड बाय द सेम पर्सन ऑन होम इट इज लिवाइड। पर यहां पे क्या होता है, लिवाई किसी और पे होता है पर पे उसे कोई और करता है। इट इज पेड बाय वन पर्सन, जबकि इट इज लिवाइड ऑन सम अदर पर्सन। इट इज लिवाइड ऑन वन पर्सन बट पेड बाय सम अदर पर्सन, आप कह सकते हो। ठीक है, तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? कॉर्पोरेशन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, ये है सारे डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि जिसकी इनकम, जिसकी वेल्थ, जिसकी ऊपर लगेगा, ठीक है, ये वही पे करेगा। जबकि वैट ये सेल्स के ऊपर लगता है ऑन वेरियस स्टेजेस, तो ये लगता तो सेलर के ऊपर है, प्रोड्यूसर के ऊपर है, पर इसको हम, इसका बर्डन हम शिफ्ट कर देते हैं कंज्यूमर के ऊपर। कंज्यूमर से हम पे करवा देते हैं, कंज्यूमर पे चार्ज करते हैं। तो इट इज लिवाइड ऑन वन पर्सन बट इज पेड बाय द कंज्यूमर, पेड बाय द अनदर पर्सन, राइट? तो आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital means depreciation. Consumption of fixed capital refers to fall in the value of fixed assets. बिल्कुल, fall in the value of fixed assets due to normal wear and tear, yes. Abnormal wear and tear, no. Foreseen obsolescence, yes. Obsolescence means कि जब हम ये देखते हैं कि हमारी जो एसेट है वो ऑब्सोलीट ही हो गई है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी बदल गई है, या फॉर एग्जाम्पल कोई अर्थक्वेक आ गया, या वो बह गई पानी में, वो ऑब्सोलीट हो गई। अब टेक्नोलॉजी चेंज होना, डिमांड का बदल जाना, ये तो हमें दिखाई देगा, ये फोरसीन है। पर कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा, फ्लड्स आएंगे, अर्थक्वेक आएगा, आग लग जाएगी, ये तो अनफोरसीन है। ठीक है, ये तो हम देख भी नहीं सकते, तो इसके कारण नहीं, बल्कि फोरसीन ऑब्सोलेसेंस के कारण। तो देखिए ऑप्शंस आर नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड एज, तो ये इकट्ठा है, ये इन दोनों का, एक सेकेंड, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड फोरसीन ऑब्सोलेसेंस। तो राइट आंसर इज दिस, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीपेमेंट ऑफ लोन्स इज एन एग्जांपल ऑफ। जब लोन्स की रीपेमेंट हो जाती है तो ये किसकी एग्जांपल है? पहली बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्लान। ये एक्सपेंडिचर के लिए हो रहा है डील, यानी कि जब हम अपने लोन्स को रीपे कर दें तो ऑब्वियसली हमारी जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, और वो एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर जिससे या तो हमारी जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए या फिर एसेट क्रिएट हो जाए, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज हो जाए या दोनों ही हो जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर दोनों में से कुछ भी ना हो, मान लो ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखें, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इससे क्या हो रहा है, हमारी जो लायबिलिटीज हैं वो रिड्यूस हो रही है या खत्म हो रही है। तो देखें, इट इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान नहीं हो सकता, रेवेन्यू नहीं हो सकता, प्लान नहीं हो सकता। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of buying and selling of securities by the central bank of a country is known as margin requirement. No, मैं आपको अभी बता के हटी हूँ थोड़ी देर पहले कि margin is a difference between the value of the loan or advance and the value of security.
ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यस, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सीआरआर नहीं, सीआरआर तो वो पोर्शन होता है जो डिपॉजिट्स में से कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखा जाता है किसी भी कमर्शियल बैंक के द्वारा, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी जब कोई कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने ही पास रखता है तो दैट इज एसएलआर। तो यहाँ पे सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज की बात हो रही है बाय द आरबीआई, इट इज नोन एज ओमोस यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements is true? तो देखिए जरा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ब्रेड इज ऑलवेज अ कंज्यूमर गुड, नहीं, ब्रेड हर बार हम घर पे थोड़ी कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट वाला या कोई होटल या कोई कैफे वाला उसका सैंडविच बना के बेचे तो ब्रेड को तो उसने इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज कर लिया। कोई दुकानदार उसको रीसेल के लिए रखे, उसने भी उसको इंटरमीडिएट गुड की तरह यूज कर लिया। तो कंज्यूमर गुड तो फाइनल गुड है, हर बार ब्रेड फाइनल गुड नहीं होती, कई बार वो इंटरमीडिएट भी होती है, ठीक है। All producer goods are not capital goods. True, this is true. देखिए, producer goods means which are used by the producers for production purpose, right? अब producer कुछ raw material भी use करता है, producer कुछ fixed assets भी use करता है। fixed assets को तो हम capital goods कह सकते हैं, पर क्या हम raw material को capital goods बोल सकते हैं? No, ठीक है। तो इसी हिसाब से all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods, ठीक है। तो yes, all producer goods are not capital goods, this is the right answer. Transfer income is received for providing a good or service, no, that is factor income भी हो सकता है। वो transfer income तो one sided होता है, unilateral होता है, बदले में कुछ भी नहीं आता उससे, ठीक है। Interest paid by a household on car loan from a bank is a factor payment, no, factor payment factor service के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। ये फैक्टर सर्विस नहीं है, हाउस होल्ड ने कार ली है, कंजम्पशन के लिए ली हुई है, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एमपीसी इज 40% एमपीएस विल बी। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में समझाना चाहूंगी यहाँ पे। इनकम इज ईदर कंज्यूम और सेव्ड। तो इनकम मींस कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो चेंज इन इनकम का मतलब भी तो ये हो सकता है चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स। जितनी इनकम चेंज होगी वो भी या कंज्यूम होगी या सेव होगी, बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं, ठीक है, बोथ साइड्स को चेंज इन वाई के साथ, तो मैं इसे ये कह सकती हूं कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन वाई। मैं इसको अलग और इसको अलग ट्रीट कर सकती हूं। इसे हम क्या कह सकते हैं, 1, इसे हम क्या कह सकते हैं, एमपीसी, और इसे क्या कहते हैं, एमपीएस। तो यानी कि यहां हमें एक चीज पता चली कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो देखें, इफ एमपीसी इज 40%, 40% का मतलब 0.4, ठीक है, 40% तो 0.4, ओके। तो एमपीएस कितना होगा, ऑब्वियसली 0.6, है ना, यानी कि 60%। द आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट ढूंढनी है। तो फिस्कल डेफिसिट इज डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्लान्ड रेवेन्यू रिसीट्स। सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स की जब बात होती है उसके डिफरेंस को हम फिस्कल नहीं रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। अभी हमने समझा, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड टोटल प्लान्ड रिसीट्स। ओके, तो वेयर आर द बोरोइंग्स, क्योंकि टोटल प्लान रिसीट्स में तो बोरोइंग्स भी आ गई हैं। अगर यहाँ पे ये लिखते अदर देन बोरोइंग्स, एक्सेप्ट बोरोइंग्स, या कुछ नॉन डेट क्रिएटिंग नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स बोलते तो समझ में आता, हम उसको ठीक मानते, पर ये तो गलत हो गया। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्लान रिसीट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, नो, गलत। फिस्कल डेफिसिट, देखिए प्राइमरी डेफिसिट जो होता है वो होता है जो आपने फिस्कल डेफिसिट निकाला माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्योंकि जब आपने बोरोइंग्स को रिसीट नहीं माना फिस्कल डेफिसिट को काउंट करते वक्त, तो एक्सपेंडिचर्स के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर मान लिया,
तो अगर हमने भी बोरोइंग्स नहीं किया तो हमें एक्सपेंडिचर्स भी डिडक्ट करने चाहिए। जब आप वो डिडक्ट करते हो तो आपके पास प्राइमरी डेफिसिट निकल के आता है। तो देखें, fiscal deficit is a sum of primary deficit and interest payments. Yes, this is right. तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आया, fiscal deficit is equals to primary deficit plus interest payments. Right answer is D option. Next question. Full employment implies absence of. Full employment means when there is no unemployment. अच्छा, कौन सी? क्योंकि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट तो हमेशा होती है। तो देखें, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगी तो उसको तो हम अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं मानते। तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यस, जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, फिर सबके पास काम होगा, सब एम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, नो, नन ऑफ दीज, नो। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट से बेटर शब्द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत तरह की हो सकती है, बट यस, जब हम बोलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट मींस देयर इज जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, फिर भी हम ये अज्यूम करते हैं कि कुछ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमी के अंदर होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। वाइल फाइनेंसिंग अ डेफिसिट, किसी डेफिसिट को फाइनेंस करते वक्त कौन से मेजर के तहत गवर्नमेंट मोर करेंसी प्रिंट कर सकती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, यस, जब डेफिसिट को फाइनेंस हम करते हैं तो इस टर्म को बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग के तहत इतने सारे मेजर्स हैं गवर्नमेंट के पास, वो मोर करेंसी भी प्रिंट कर सकती है। डिसइन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बताया कि जब शेयर्स को डिसइन्वेस्ट, जब सरकार अपना कुछ शेयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दे या सेल कर दे, है ना, ट्रांसफर कर दे। By issuing bonds, no, no. Answer is A option. Question number 47. What is the relationship between supply of foreign exchange and exchange rate? तो supply of foreign exchange and exchange rate में क्या relationship है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि अगर अभी तक भी आपने मेरे प्रीवियस 500 क्वेश्चंस नहीं देखे थे तो आप उनको जरूर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके सीयूईटी एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज इज व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़ के दुनिया की जितनी कंट्रीज की करेंसी है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल कमोडिटी की तरह कमोडिटी है। इट इज जस्ट अ डॉलर फॉर एग्जांपल। डॉलर भी एक कमोडिटी की तरह ट्रीट होता है। जब उसकी सप्लाई बढ़ती है तो लॉ ऑफ सप्लाई के तहत उसका प्राइस भी बढ़ता है। क्लियर? तो देखें, तो देयर इज inverse, no, there is direct relationship between supply of foreign exchange and exchange rate. Okay, next question. A country's consumption function described as, तो कंट्री का कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? C bar plus BY, जहां पे this C bar is autonomous consumption, this B is MPC, this Y is इनकम। तो ऑटोनमस कंजम्पशन क्या होगी? C इक्वल्स टू 500 प्लस 0.7y, तो 500 होगी ऑटोनमस कंजम्पशन। बी ऑप्शन इज द राइट वन। 0.7 होगा MPC, इनकम हमें यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच लिस्ट विद लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यानी कि यहाँ हमें कोई करेक्ट आंसर बताना है, हमें यहाँ पे कोई एक पेयर नहीं ढूंढना, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस आए थे हम सिर्फ एक पेयर ढूंढ रहे थे वहां से। तो देखें, प्रोडक्ट विल नॉट पास थ्रू फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। जब कोई प्रोडक्ट फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पास ना हो तो वो फाइनल गुड होता है। तो देखें, ए के सामने क्या आएगा? 2, बिल्कुल ठीक। तो ए का ऑप्शन इज 2। तो एक बार हम ऑप्शंस जरूर देखेंगे साथ साथ। ओके, तो देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में ए के आगे 2 है, तो इट इज बी ऑप्शन। तो कायदे से तो अगर आप टाइम ना खराब करना चाहें तो हम सीधा बी ही टिक कर सकते हैं, पर फिर भी हम एक बार सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि और कहीं भी ए के आगे 2 नहीं है। ओके, अ प्रोडक्ट यूज्ड एज रॉ मटेरियल और इनपुट फॉर प्रोडक्शन, दिस इज इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो यानी कि बी के सामने आएगा 4th, तो बी के सामने 4th। The good which enables for production or on process,
तो ये होगा हमारा कैपिटल गुड, तो सी के सामने आएगा 1, सी के सामने 1। द गुड्स परचेज्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर आर कंज्यूमर गुड्स, तो ये होगा 3, तो डी का होना चाहिए 3, तो डी का 3, द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। तो देखिए अगला क्वेश्चन। Okay, this is the last question of today's video, the 50th question, and our question is, with a rise in real national income, welfare of the people, तो हमारी जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली लोगों का वेलफेयर भी बढ़ता है, पर हाँ ये जरूरी नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप रीड भी कर सकते हो, अगर आपको इसकी जरूरत हुई तो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा भी दूंगी, ठीक है। तो विद राइज इन नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, वेलफेयर ऑफ द पीपल राइजेस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 550 क्वेश्चंस। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें, और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।